फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने 4 चैप्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है खनिज संसाधन। तो यानी हमारे देश में जो अलग अलग जगह पर अलग अलग खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, कुछ सूचनाएं हैं। अगर आपको ये दो क्लासेस होती हैं, इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं, तो वो आपको अवेलेबल रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक कमेंट आपको मिल जाएगा, उसमें एक लिंक दिया रहेगा, लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए और वहाँ पर एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो जो नोट्स होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर वगैरह पे। दूसरी बात है, ऐसे स्टूडेंट जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको पेड क्लासेस की ज़रूरत है ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर मेरा नंबर दिया गया है और मेरी वेबसाइट दी गई है। तो अगर कोई इंक्वायरी है तो मेरे नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट किसी कोर्स को ज्वाइन करना है तो हमारी वेबसाइट पे जा करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग खनिज की परिभाषा देखेंगे। तो खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से विद्यमान होता है, यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसमें एक समरूपता होती है। यानी कि आपने एक खदान से अगर खनिज को निकाला है, कोयले को निकाला है, तो इस खदान से जितना भी कोयला निकला है ये एक जैसा होगा। आकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर पाए जाने वाले तत्वों की बात कर रहा हूँ। और इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, यानी इसमें कितनी मात्रा में कार्बन वगैरह है ये निश्चित रहता है। अच्छा, देखिए, खनिज प्रकृति में बहुत तरह से पाए जाते हैं। जैसे हीरा जैसा कठोर हो सकता है या चूना जैसा नरम खनिज भी हो सकता है। और चट्टानें क्या है? देखिए, चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। बेसिकली चट्टानें कैसे बनी होती है? खनिजों से मिलकर। अच्छा, तो चट्टानें जैसे कि चूना पत्थर वगैरह है, इसमें केवल एक खनिज पाया जाता है। और वहीं पे कुछ चट्टानें या अधिकतर चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा खनिज मिलते हैं, यानी एक से अधिक खनिजों से मिल करके चट्टान बनी होती है। तो वैसे तो दुनिया में 2000 से ज़्यादा खनिजों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अधिकतर जो चट्टानें हैं वो कुछ ही खनिज जो है, कुछ ही जो प्रमुख खनिज हैं हमारी प्रकृति में, उसी से मिलकर के अधिकतर चट्टानें बनी हैं। अच्छा, देखिए, हम सब जानते हैं कि जो खनिज है उसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे कोयला अलग तरह का है, लोहा अलग तरह का है, लौह अयस्क अलग तरह का है। तो जो खनिज है इनका रंग है, कठोरता है, चमक है, घनत्व है, इन सभी चीज़ों में भिन्नता पाई जाती है और इसी के आधार पर इनको क्लासीफाई वर्गीकृत किया जाता है। अगर खनिजों की उपलब्धता की बात करें तो खनिज देखिए कैसे बनते हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से, जैसे कि एक समय पे कार्बोनिफेरस युग में जो पेड़ पौधे थे वो प्रकृति में जमीन के नीचे दब गए और फिर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से कोयले का निर्माण हुआ। और यही कोयला क्या होता है? हीरे में बदल जाता है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से, संचयन से, इन सारी चीज़ों से खनिज बनते हैं। कई सारे खनिज हैं जैसे कि पोटाश है, सोडियम है, इनका निर्माण शुष्क प्रदेशों में होता है वाष्पीकरण की वजह से। यानी कि जो पानी भाप बन के उड़ता है, इसकी वजह से पोटाश और सोडियम जैसे खनिज सामने आते हैं। देखिए, थोड़ा सा खनिजों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो खनिज आपके धात्विक हो सकते हैं, अधात्विक हो सकते हैं या ऊर्जा खनिज हो सकते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिज। तो देखिए, धात्विक में लौह धातु वाले खनिज आते हैं, जैसे कि लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब हो गए आपके लौह धातु वाले खनिज। अलौह खनिज हो गए जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। इसी तरह से बहुमूल्य खनिज आते हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये बहुमूल्य हो गए। इसके अलावा अधात्विक खनिज की अगर बात करें तो उसमें अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सारे आ जाएंगे। और ऊर्जा खनिज जैसा कि आप जानते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे हमारे ऊर्जा खनिज हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी पे जो अलग अलग तरह की चट्टानें हैं उसमें अलग अलग तरह के खनिज मिलते हैं। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की। तो इन चट्टानों में खनिज आपको दरार, जोड़, भ्रंश, विदर, इन सभी में मिलेंगे। यानी जो चट्टानों की दरार वगैरह होती है उसके बीच में आपको खनिज जमा हुआ मिलेगा। और किस तरह से ये मिलेगा? शिराओं वगैरह के रूप में। इस तरह से शिराओं वगैरह के रूप में मिलेगा। बेसिकली देखिए, ये आ कहाँ से रहा है? ये खनिज है जमीन के नीचे, और ये खनिज जब ऊपर की ओर ढकेला जाता है तो क्या होता है? ऊपर की ओर आता हुआ ये खनिज जम जाता है, और इसी वजह से ये जो ऊपर की ओर आते समय जम गया है, इसी वजह से ये शिराओं के रूप में दिखाई दे रहा है।
तो जैसा कि मैंने कहा, ये जब ठंडे होते हैं ऊपर की ओर आते हैं तो जम जाते हैं, और इस तरह से मुख्यतः आपको धात्विक खनिज मिलेंगे, जैसे कि जस्ता है, तांबा है, जिंक है, सीसा है। ये शिराओं के रूप में आपको दिखाई देंगे। दूसरे आते हैं खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले। तो ये संस्तर यानी परत के रूप में, इस तरह से परत के रूप में आपको दिखेंगे। इस तरह से बनने वाले खनिज का एक उदाहरण है कोयला। बेसिकली क्या होता है, जैसा मैंने अभी बताया, जो ये इस तरह के खनिज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह की वजह से बनते हैं और परतदार रूप में आपको दिखाई देंगे, एक परत उसके ऊपर दूसरी परत, इस तरह से दिखाई देंगे। इसके बाद एक अन्य विधि आती है जिसको कहते हैं अपघटन, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर अलग अलग धरातलीय चट्टानें हैं, इनमें क्या होता है, पानी वगैरह की वजह से जो घुलनशील तत्व है, जैसे एक चट्टान है, इसमें जो घुलने वाला तत्व है वो पानी के साथ घुल के बह गया। अब जो बचा हुआ तत्व है वो खनिज के रूप में रह जाता है, यानी जो नहीं पानी में घुलता है वो खनिज के रूप में रह जाता है। तो इस तरह से हमारे बॉक्साइट का निर्माण होता है। फिर देखिए आते हैं प्लेसर निक्षेप। तो ये प्लेसर निक्षेप आपको कहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि पहाड़ियों का जो आधार है, यानी कि ये जो नीचे का पहाड़ी का हिस्सा है, या जो घाटी तल में रेत मिलती है, जो नदी वगैरह की घाटी में जो रेत वगैरह मिलती है, उसमें आपको जमाव के रूप में ये खनिज दिखाई देंगे। तो ये ऐसे खनिज होते हैं जिनको जल जो है घर्षित नहीं कर पाता, यानी जल के घर्षण का इन खनिजों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह के खनिज में आ जाते हैं सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम वगैरह। याद रखिए, अगर पूछा जाए सोना क्या है तो ये प्लेसर निक्षेप है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर देखिए महासागरीय जो जल है, इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर खनिज हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये फैले हुए हैं महासागर के तल पे। इनको निकालेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन फिर भी जैसे सामान्य नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, इस तरह के खनिज को हम लोग सागर से प्राप्त करते हैं। और महासागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रंथिकाएं मिलती हैं, यानी मैग्नीज जो है वो महासागर की तली से आपको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, हम लोग हमारे देश में जो अलग अलग भागों में अलग अलग खनिज मिलते हैं, इनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले लौह खनिजों की बात करेंगे। तो देखिए, जितने भी धात्विक यानी धातु आधारित खनिज हैं, जितने भी धात्विक खनिज हैं, इसका मान लीजिए पूरे धात्विक खनिज 100 रुपए के बिके, तो इसका 3/4 हिस्सा केवल लौह खनिज से आता है, यानी कि 75% हिस्सा। अगर हमारे देश में 100 रुपए के टोटल धात्विक खनिज बिके, तो इन 100 रुपए के धात्विक खनिजों में से 75 रुपए के केवल कौन से बिके, लौह खनिज, यानी लौह से संबंधित खनिज। और बाकी के जो खनिज हैं वो 25% योगदान करते हैं, यानी 1/4। तो सबसे पहले बात करेंगे लौह खनिज में लौह अयस्क की। तो जो लौह अयस्क है, हम लोग जानते हैं ये औद्योगिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टील से लेकर के जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी लोहे से ही बनती हैं। तो इसे एक आधारभूत खनिज कह सकते हैं, यानी कि ये एक आधार है। अच्छा, हमारे देश में तो अच्छा खासा लौह खनिज मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि क्वालिटी की, तो हमारे देश में मिलने वाले जो लौह खनिज की क्वालिटी है वो भी बेटर है। तो सबसे अच्छे तरीके का जो लौह अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा होता है, इसमें 70% लोहांश, यानी लोहे का की जो मात्रा है मैग्नेटाइट में वो 70% होती है। इसमें चुंबकीय गुण बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से इसको विद्युत आधारित जो उद्योग हैं उनमें उपयोग किया जाता है। इसके बाद हेमेटाइट आ जाता है। हेमेटाइट जो है, इसमें लोहे का जो अंश है थोड़ा सा कम होता है, यानी कि जो ऐसे हेमेटाइट जो है, अगर 100 kg आपने निकाला तो इसमें 50% से 60%, यानी 50 kg से 60 kg तक लौह अयस्क रहेगा। अगर हम लोग 2018-19 के आंकड़ों की बात करें, तो हमारे देश में जो टोटल लोहे का उत्पादन हुआ उसका 97%, यानी टोटल का 97% आया केवल इन 4 राज्यों से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। यानी ये सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले हमारे देश के राज्य हैं, और बाकी का 3% बाकी पूरे देश से मिला। अब देखिए, हमारे देश में अलग अलग भागों में जो लौह अयस्क की पेटियां पाई जाती हैं उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आती है उड़ीसा झारखंड पेटी। चित्र में देखिएगा, ये यहाँ पर उड़ीसा झारखंड जो पेटी है, इसमें से उड़ीसा जो है, हमारा जो उड़ीसा राज्य है, यहाँ पर मिलता है हेमेटाइट किस्म का लोहा। कहाँ पर मिलता है ये हेमेटाइट किस्म का लोहा? जो मयूरभंज और केंदुझर जिलों में जो बादाम पहाड़ी हैं,
इसकी खदान में कौन से जिले मैंने बताए, मयूरभंज और केंदुझर जिले। इसमें जो इन जिलों में जो बादाम पहाड़ियां हैं वहां से ये हेमेटाइट किस्म का लोहा निकलता है। इसके बाद फिर अगर बात करें यहीं से जुड़े हुए झारखंड के, तो झारखंड के सिंहभूम जिले में जो बुआ है, यहाँ पर ये देखिए ये बुआ लिखा हुआ है, और जो लोआ मंडी है, बुआ और लोआ मंडी में हेमेटाइट अयस्क निकाला जाता है, यानी उड़ीसा और झारखंड दोनों में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिल जाता है। फिर देखिए दूसरी पेटी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दुर्ग है, चंद्रपुर है, तो ये पूरी जो पेटी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ये आपके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का यानी बहुत अच्छे कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। अच्छा, इससे ये जो लौह अयस्क है इससे जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी का इस्पात बन जाता है। और ये जो लौह अयस्क निकाला जाता है ये यहाँ से जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह पे, और विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसको जापान और दक्षिण कोरिया को भेजा जाता है, यानी एक तरह से सेंड किया जाता है। फिर देखिए एक और जो लौह अयस्क की हमारे देश में प्रमुख पेटी है वो है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी। तो देखिए ये आपका चित्रदुर्ग हो गया, ये चिकमंगलुरु हो गया। तो ये जो पेटी है बेसिकली आपकी, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो कर्नाटक में ये पेटी पाई जाती है, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का भंडार है। अच्छा, यहाँ पर जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट में जो कुद्रमेघ की खाने हैं, यानी जो कुद्रमेघ की खाने हैं लौह अयस्क की, यहाँ से जितना भी लोहा निकाला जाता है उसका निर्यात कर दिया जाता है, दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। और ये जो कुद्रमेघ निक्षेप है, ये यानी कि जो कुद्रमेघ में ये आपको जो लोहे का अयस्क मिल रहा है, ये संसार के सबसे बड़े जो लौह अयस्क के भंडार हैं उनमें से एक है। और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये जो लौह अयस्क है इसको पाइपलाइन से मैंगलोर तक भेजा जाता है, और मैंगलोर के पास में एक पत्तन है, एक बंदरगाह है, जहाँ से इसको निर्यात कर दिया जाता है दूसरे देशों को। फिर बात आती है महाराष्ट्र गोवा पेटी की। तो महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में ये पेटी आपको मिल जाएगी, और गोवा में ये मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कोई बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आपको, ये देखिए यहाँ पर रत्नागिरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई बहुत बेहतरीन क्वालिटी का लोहा नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी इसको निकाला जाता है। और जो मरमागांव पत्तन है, यानी मरमागांव जो बंदरगाह है, वहाँ से इसका निर्यात किया जाता है दूसरे देशों को। अब देखिए बात करेंगे मैग्नीज की। तो मैग्नीज का मुख्य रूप से उपयोग होता है इस्पात बनाने में। तो अगर आपको 1 टन इस्पात बनाना है तो इसके लिए 10 केजी मैग्नीज की भी ज़रूरत होगी। अच्छा देखिए, ये इसके साथ ही जो मैग्नीज है इसका उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाओं में, पेंट वगैरह बनाने में। भारत में जो उड़ीसा है ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है। और 2000-2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा यानी टोटल का 33% केवल उड़ीसा से आया था। तो बेसिकली आपको याद रखना है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। अब देखिए जो अगला हमारा खनिज संसाधन है वो है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से हमको मिलता है एल्यूमिनियम। अब देखिए जो एल्यूमिनियम है इसमें जो ताकत है, जो शक्ति है, वो लोहे जैसी होती है। इसके साथ ही ये बहुत हल्का होता है, और इसमें जो करंट है वो बहुत आसानी से बहता है, यानी ये सुचालक होता है। इसके साथ ही एल्यूमिनियम को आप आसानी से खींच भी सकते हैं, यानी कि इसमें कई सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं। तो ये एल्यूमिनियम आपको कहाँ से मिल रहा है, ध्यान रखिए बॉक्साइट से। तो भारत में बॉक्साइट के निक्षेप कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, अमरकंटक पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी है, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश हैं, इन जगहों पे बॉक्साइट के निक्षेप मिलेंगे। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के यानी कि देखिए जो पंचपतमाली निक्षेप हैं, एक तो आपको याद रखना होगा ये बॉक्साइट से संबंधित है। कहाँ पर है, उड़ीसा के कोरापुट जिले में है, और ये उड़ीसा के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। और भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक भी उड़ीसा ही है। अब देखिए बात करेंगे अलौह खनिजों की। तो वैसे भारत में ज़्यादा अलौह खनिज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना वगैरह हैं, इनके हमारे देश में भंडार मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तांबे की। तो देखिए भारत में जो तांबे के भंडार हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा देखिए तांबे के गुण क्या हैं, एक तो इसमें खिंचाव का गुण पाया जाता है, यानी जैसे आप इसको खींचते जाएं तो ये जल्दी टूटेगा नहीं।
इसके साथ ही इसमें तन्यता है, ताप सुचालकता होती है, तापमान इसमें आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है, इसीलिए इसका उपयोग होता है बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक में, रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग होता है। तो मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं, यहाँ पर देश में जो कुल उत्पादन होता है तांबे का, उसका 52% यहीं से होता है। याद रखिए, मध्य प्रदेश की बालाघाट जो खदानें हैं, ये देश में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन करती हैं। इसके साथ ही झारखंड का जो सिंहभूम जिला है, वहां पर भी तांबे का उत्पादन होता है। और राजस्थान की जो खेतड़ी खदानें हैं, ये भी तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखिए, धात्विक खनिजों की हम लोगों ने बात कर ली, अब बात करेंगे अधात्विक खनिजों की। और सबसे पहले बात करेंगे अभ्रक की। तो देखिए, जो अभ्रक है वह पत्थर के रूप में पाया जाता है। और देखिए, इसकी जो है परतें होती हैं, अभ्रक की जो जमाव की परतें होती हैं, ये इतनी महीन होती हैं कि 1-2 सेंटीमीटर में हजारों परतें हो सकती है, यानी बहुत पतली पतली परतों के रूप में जमा रहता है। ये पारदर्शी, काला, हरे, लाल, पीले या भूरे रंग का हो सकता है। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर यह मिल जाएगा, यानी छोटा नागपुर पठार पर मिलता है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी जो है, ये भी अभ्रक की एक प्राथमिक उत्पादक है। राजस्थान में मुख्य रूप से आपको अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में अभ्रक मिल जाएगा। और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अभ्रक पेटी जो है, ये हमारे देश की एक महत्वपूर्ण अभ्रक पेटी है। तो ये कुछ अभ्रक के महत्वपूर्ण सोर्सेस हो गए। अब देखिए, बात करेंगे चूना पत्थर की, जो एक चट्टानी खनिज है। तो चूना पत्थर आपको मिलेगा कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में। ये देखिए, खास करके जो चूना पत्थर है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। और जो लौह प्रगलन भट्टियां हैं, इसमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि लोहे को गलाने वाली जो भट्टियां होती हैं, उसमें चूना पत्थर का उपयोग होता है। अब देखिए, हम लोग अपने देश के ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। तो जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत, ये सारे ऊर्जा संसाधन हो गए। अब देखिए, ऊर्जा संसाधन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत साधन कौन से हैं? जैसे लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत, ये सारे क्या हैं? परंपरागत साधन है। और गैर परंपरागत साधन कौन से हैं? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत साधन हो गए। अच्छा देखिए, हमारे देश में जो ग्रामीण भारत है, इसमें लकड़ी और उपले, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। अब ये माना जाता है 70%, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो टोटल ईंधन की जरूरत है, उसका 70% इसी 2 चीज़ों से आता है, लकड़ी और उपले। लेकिन अब हम लोग जानते हैं आज हमारा वन क्षेत्र कम हो रहा है, खाद्य संसाधनों पर संकट है, इसीलिए ये जो लकड़ी है, उपले है, इनके उपयोग को सरकार हतोत्साहित कर रही है। अभी हाल में सरकार ने हमारे देश में फ्री गैस सिलेंडर भी दिए थे, जिससे फिर वो LPG वगैरह का यूज़ करें और ये जो लकड़ी, उपले जैसे साधन है, इनका उपयोग करने से बचे। अगर देखिए वो कमर्शियल बात करें तो वाणिज्यिक रूप से जो कोयला है, बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। तो देखिए, कोयले का निर्माण कैसे होता है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, ये धरती के नीचे दब जाते हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कोयला वगैरह में बदल जाते हैं। तो अब देखिए, ये इसको क्या कहते हैं? बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं संपीड़न, यानी कि कोयले के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर। अब देखिए, ये संपीड़न कितनी ज़्यादा तेजी से पड़ा है, कितने लंबे समय तक पड़ा है, कितनी गहराई में कोयला दबा रहा है, इस आधार पे कोयले के वो टाइप्स हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर जैसे दलदली क्षेत्रों में कोई कोयला बना है, दलदली क्षेत्रों में पेड़ पौधे दब गए, तो वहाँ पे जो कोयला बनेगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसको कहते हैं पीट कोयला। और ये जो पीट टाइप का कोयला होता है, इसमें कार्बन कम होता है, नमी ज़्यादा होती है, ताप क्षमता कम होती है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पाएगा। लिग्नाइट भी एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये भूरे रंग का होगा, मुलायम होने के साथ ही इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर लिग्नाइट के भंडार की बात करें तो तमिलनाडु के नैवेली में ये मिल जाएंगे और विद्युत उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो गहराई में दबा हुआ कोयला है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है, ज़्यादा तापमान जिसने सहा है, वो बिटुमिनस कोयला होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कोयला है कमर्शियली यूज़ करने के लिए। तो जो धातुओं को साफ करना है, धातु शोधन जैसे प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए बिटुमिनस कोयले का ही उपयोग होता है।
और लोहे का जो प्रगलन है, यानी कि लोहे को जो जलाया जाता है भट्टी में, गलाया जाता है भट्टी में, उसके लिए बिटुमिनस कोयले का उपयोग होता है। इसके साथ ही एंथ्रेसाइट जो है ये सबसे बढ़िया कोयला होता है और वह कठोर भी होता है। अब देखिए भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भित युगों के शैल क्रम में पाया जाता है, यानी कि दो युगों की चट्टानें हैं जिनके अंदर हमारे देश में कोयला मिलता है। एक तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जिनकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और इसके साथ ही टर्शरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। तो टर्शरी निक्षेप और गोंडवाना दोनों में कोयला पाया जाता है, गोंडवाना वाला ज़्यादा पुराना है। गोंडवाना कोयले तो जो धातु शोधन कोयला, यानी गोंडवाना का जो कोयला है उस समय का, गोंडवाना युग का, वो धातु शोधन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। और ये आपको मिलेगा दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में। और ये इसके महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। इसके साथ ही देखिए गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, टर्शरी कोयला क्षेत्र की बात करें तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे टर्शरी युग का कोयला मिलता है। अब देखिए जो अगला महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है वो है पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोलियम कच्चा माल देता है ताप और प्रकाश के लिए। अच्छा, जहाँ पे तेल शोधनशालाएं यानी कि जहाँ रिफाइनरीज होती है वहाँ पर अन्य बहुत सारे उद्योग लग जाते हैं, क्योंकि देखिए जैसे नायलॉन के वस्त्र बनाने का उद्योग है, तो जहाँ पे पेट्रोलियम साफ किया जा रहा है, जहाँ पे रिफाइनरी है, उसके पास में ये नायलॉन वाला जो है उद्योग लग जाएगा। इसी तरह से जैसे उर्वरक का उद्योग है, इसके साथ ही आपका रसायन के अन्य उद्योग हैं, यानी केमिकल इंडस्ट्री है, ये सब आपको रिफाइनरी के आसपास दिखेगी। यानी जहाँ रिफाइनरी है वहाँ अन्य बहुत से उद्योग अपने आप आ जाएंगे। अच्छा देखिए, भारत में जो पेट्रोलियम ज़्यादातर मिलेगा वो टर्शरी युग की संरचनाओं में मिलेगा, और जो धर्ष ट्रैप वगैरह होते हैं उसके अंदर आपको ये पेट्रोलियम मिलेगा। अच्छा देखिए, इसके साथ ही जो पेट्रोलियम है ये संरंध्र और अवसंरंध्र जो चट्टानें होती हैं इनके बीच भ्रष्ट ट्रैप में भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो प्राकृतिक गैस होती है, जो हमारी नेचुरल गैस है, ये क्योंकि हल्की होती है इसलिए आपको खनिज तेल के ऊपर इसकी उपस्थिति मिलेगी। अच्छा, भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम लोग बात करें भारत की, तो जैसे गुजरात तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा तेल क्षेत्र हो गया। इसके साथ ही असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य हो गया। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन रीजन जो है असम राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हो गए। अब देखिए बात करेंगे प्राकृतिक गैस की। तो देखिए जहाँ पेट्रोलियम पाया जाएगा वहीं पे प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। जब ये खनिज तेल हम लोग ऊपर लाते हैं, कच्चा तेल ऊपर लाते हैं, उस समय ये जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये फ्री हो जाती है। अच्छा देखिए, जो प्राकृतिक गैस है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अगर शॉर्ट में कहें तो घर में खाना बनाने से लेकर के और उद्योगों में, जैसे कि तापमान उत्पन्न करने के लिए, और इस तरह से वाहनों में हो गया, कई जगहों पे प्राकृतिक गैस का यूज होता है। अगर प्राकृतिक गैस की बात करें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मुंबई हाई क्षेत्र हो गया, और जो पास के इलाके हो गए पश्चिमी तट के, यहाँ पर आपको प्राकृतिक गैस मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर भारत के पूर्वी तट की बात करें, इस साइड की बात करें, तो पूर्वी तट पे जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहाँ पे प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजे गए हैं। अच्छा, रेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसपील गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। यानी कि एक पाइपलाइन बनाई गई जिसको नाम दिया गया है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ये 1700 किलोमीटर लंबी है, और ये प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों को उर्वरक वाले, जो उर्वरक उत्पादन वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर उर्वरक की इंडस्ट्री है, उन क्षेत्रों से जोड़ती है। और क्योंकि जो उर्वरक वगैरह की इंडस्ट्री है, इस पर प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है, तो जाहिर सी बात है इससे औद्योगिक लाभ होगा। इस गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान दी है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 700 किलोमीटर से बढ़कर 8500 किलोमीटर तक 10 गुने से अधिक हो गया है। यानी कि हमारे देश में जो ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, यानी कि जो देश भर में ये पाइपलाइन फैलाई जा रही है गैसेस की, प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस की, वो 700 किलोमीटर से बढ़ के अब 85 किलोमीटर 100 किलोमीटर लंबी तक हो गई है। यानी 10 गुने से भी ज़्यादा हो गई है। और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर के सभी गैस स्रोतों, यानी कि ऐसे स्थान
जहाँ पर गैस मिलती है, और ऐसे स्थान जहाँ पर गैस की ज़रूरत है, यानी जो उपभोक्ता बाजार है, इनको पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। एक गैस ग्रिड तैयार की जा रही है, जिसको जल्दी ही 34,000 किलोमीटर तक लंबा करने की एक कह लीजिए संभावना है। यानी जल्दी ही ये गैस पाइपलाइन जो है 34,000 किलोमीटर तक लंबी हो जाएगी हमारे पूरे देश में। अब देखिए, बात करेंगे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे विश्व में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। अब तो जो कार है, अन्य वाहन है, उनको चलाने के लिए भी विद्युत का ही यूज़ होगा। तो बल्कि जहाँ तक देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति उपभोग के लिए किसी देश में कितनी विद्युत अवेलेबल है, यानी प्रति व्यक्ति कितनी इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है किसी देश में, इस आधार पर उस देश के विकास का आकलन किया जाता है। तो विद्युत दो तरह से उत्पन्न हो सकती है। एक तो हाइड्रो टरबाइन चला के जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इसके साथ ही दूसरा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह को जलाया, उससे भाप पैदा हुई, उस भाप से टरबाइन घुमाया गया, और जब ये टरबाइन घुमाया गया तो इससे विद्युत पैदा हुई। कुल मिलाकर टरबाइन को किसी तरह से चलाना है, चाहे जल से, चाहे अन्य तापमान वगैरह से। अच्छा देखिए, विद्युत किसी भी तरीके से बनाए, विद्युत तो विद्युत ही होगी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता है क्वालिटी में। अच्छा देखिए, तेज बहते हुए जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये एक नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कितनी बार भी आप उसको यूज़ कर लीजिए। भारत में इस तरह की बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत उत्पादन करती हैं, जैसे भाखड़ा नागर, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइडल परियोजना, इस तरह की बहुत सी परियोजनाएं हैं। अब देखिए, जो पेट्रोलियम है, कोयला है, इस तरह के जो परंपरागत साधन है, ये समाप्त होने वाले हैं, यानी आने वाले भविष्य में ये समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, इनका जो हम लोग यूज़ करते हैं, उससे पॉल्यूशन की समस्या बहुत आती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए आज के समय में जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा जैसे बायोगैस वगैरह, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कुछ गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं। तो पहले तो आ जाती है परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा। जैसे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है, यानी कि यूरेनियम जैसे जो तत्व हैं, उनके ऊपर कुछ गतिविधियों के माध्यम से जब इनकी आणविक संरचना बदली जाती है, तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये जो ऊर्जा निकलती है, यानी जो तापमान है, एक तरह से इसका उपयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा वगैरह बनाने में। यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, और इनका उपयोग भारत में परमाणु और आणविक ऊर्जा उत्पादन में होता है। केरल में मिलने वाली जो मोनोजाइट रेत है, इसमें भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। फिर सौर ऊर्जा, तो अब देखिए हमारा तो देश उष्णकटिबंधीय है, खूब ज़्यादा हमारे यहाँ सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी हैं। तो जो फोटोवोल्टिक सेल वगैरह होते हैं, इसके माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के हम स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए भारत में तो देखिए सौर ऊर्जा मिशन वगैरह भी चल रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, उनको सब्सिडी वगैरह सरकार देती है, अगर वो सोलर पैनल वगैरह लगाएं। इसके बाद देखिए आ जाती है पवन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा उत्पादन की भी भारत में खूब संभावना है। तो भारत में पवन ऊर्जा फार्म की जो विशालतम पेटी है, वो तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा फॉर्म आपको मिल जाएंगे। नागरकोइल और जैसलमेर देश में यानी कि देखिए दो स्थान हो गए, नागरकोइल और जैसलमेर, ये पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए जाने जाते हैं, यानी पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से टरबाइन घुमाकर यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर आ जाता है देखिए बायोगैस। तो बायोगैस बेसिकली क्या है, जैसे ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ हैं, इसके साथ ही कृषि से बचा हुआ अपशिष्ट है, पशुओं और मानव का जो अपशिष्ट होता है, इस सबसे बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। बेसिकली एक तरह का टैंक जैसा होता है, जिसमें इसको भर दिया जाता है, और उसके बाद बायोगैस का उत्पादन होता है। तो बायोगैस जो संयंत्र होते हैं, यानी ये जो टैंक जैसा मैं बता रहा हूँ, जो बायोगैस का संयंत्र होता है, ये नगर पालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगता है। यानी नगर पालिका लगवा सकती है लोगों के लिए, या सहकारिता मतलब कुछ सरकार सहायता करेगी, और कुछ जो है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग हैं, वो मिलकर के सहायता करेंगे इस तरह से। या कोई निजी अपना बायोगैस संयंत्र लगाना चाहे तो निजी स्तर पे भी लगा सकता है।
तो पशुओं का गोबर प्राप्त करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। तो इससे किसानों को एक तरफ तो ऊर्जा मिल जाती है और दूसरी तरफ उर्वरक भी मिल जाती है। तो इसीलिए जो बायोगैस है जो गोबर गैस प्लांट है हमारे देश में इनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इससे देखिए जो उर्वरक वगैरह मिलती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक होती है। तो इससे क्या है हमारे जो ज़मीन है उसकी उर्वरता वगैरह भी बनी रहती है। फिर आती है ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिए महासागरीय तरंगों का प्रयोग जब विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है तो इसको कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो सकरी खाड़ी के आर पार एक सकरा सा रास्ता है, इसके आर पार द्वार बना दिया गया, एक बांध जैसा बना दिया गया। और अब इसमें से क्या है, यहाँ से होकर के पानी जब निकलता है सागर का इस खाड़ी से होकर के, तो क्या होता है ये जो बांध है इस बांध के माध्यम से पानी को रोका गया, फिर तेजी से टरबाइन पे गिराया गया। इससे क्या होगा, टरबाइन रुकेगा और जो विद्युत है उसका उत्पादन होगा। तो भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का जो क्षेत्र है, जो गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। अब देखिए अंतिम रूप से बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा की। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है इसमें जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता है। अब कुछ जगहों पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी पृथ्वी के अंदर क्रिया चल रही है, संवहनी धाराएं हैं या कोई अन्य क्रिया है जिसकी वजह से जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि पृथ्वी के जो सतह है यहाँ पर भी तापमान बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो जल आप इकट्ठा करेंगे वो जल क्या होगा, ऊपर उठते समय वाष्प में बदल जाएगा, क्योंकि पानी बहुत गर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ धरती बहुत गर्म है। तो क्या है, ये पानी भाप में बदल गया और इसी भाप का उपयोग करके टरबाइन चलाया जाता है। टरबाइन चलाएंगे तो फिर वही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यानी इस तरह से जो भूताप है इसका उपयोग करके भी विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक यानी एक तरह से प्रयोग करने के लिए दो परियोजनाएं चल रही हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में इस तरह की परियोजना चल रही है और दूसरी लद्दाख में ट्यूबा घाटी में इस तरह की परियोजना चल रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हम लोगों ने भारत में ऊर्जा संसाधनों के बारे में डिस्कशन किया। अब अगली क्लास में हम लोग अपने अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे।